हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा के अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिए गए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास से। इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएंगे। टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। दूसरा प्रश्न है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। क्वेश्चन याद रखिएगा, किसे कहा जाता है, मेजनी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए प्रश्न को ध्यान में रखें। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ, तो 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए डेट्स को बिल्कुल ना भूलें, डेट्स को याद रखें कि यंग इटली की स्थापना कब हुई, तो 1831 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, यूनान को। आंसर इसका हो जाएगा यूनान। दोस्तों, इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा छठा प्रश्न है, कार्बोनरी है। कार्बोनरी क्या है, याद रखिएगा, कार्बोनरी क्या है, इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा, इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन है जिसे क्या कहा जाता है, कार्बोनरी। सातवां प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो जूसेप्पे मैथिसनी ने। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने की थी यंग इटली की स्थापना, जूसेप्पे मैथिसनी ने। ठीक है, हमारा 8वां प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। डेट्स बोले दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए डेट्स को बिल्कुल ना भूलें। ये भी डेट्स वाला प्रश्न है। देखिए आगे, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है, याद रखिएगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी। कार्बोनरी आपको बताएं, कार्बोनरी किसे कहा जाता था, तो मेजनी का संबंध भी कार्बोनरी से था। ठीक है, 10वां प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन जो थे वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो आंसर इसका हो जाएगा राइन संघ की। ठीक है, याद रखिएगा, राइन संघ। हमारा 11वां प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, ये कब लिखा हुआ है, कब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1945 को। कब प्राप्त हुआ फ्रांस में महिलाओं का मत अधिकार, 1945 को। यानी कि फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1945 से प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके पहले फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और भी कई देशों में ऐसा परंपरा है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे देशों में जहां महिलाएं वोट नहीं दे सकती। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1945 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था क्या, निरंकुश शासन। याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सूडान का युद्ध। याद रखिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सूडान का युद्ध। 14वां प्रश्न है, काबूर कौन था, तो काबूर कौन था, सार्डिनिया पिरामिड्स का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था, सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, काबूर कौन था, तो सार्डिनिया पिडमार्ट का प्रधानमंत्री। 15वां प्रश्न हमारा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी इसका उत्तर हो जाएगा। ये यंग यूरोप का संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। ठीक है, 16वां प्रश्न है,
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की जब क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र का। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि फ्रांस में क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन लागू हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो थी वो किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वो मारियान एक महिला थी जो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, याद रखिएगा, मारियान कौन थी? तो एक महिला, क्रांतिकारी महिला थी जो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 18वां प्रश्न है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। तो याद रखिएगा, किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की। ठीक है, 19वां प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर भारतीय जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है, 1889 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1889 के क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां। याद रखिएगा, लुई 16वां। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।